तो जी जनाब, आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम तो नहीं है, बट एक हेड ऑफ इनकम का पार्ट है। हमने इसको डिस्कस करना है, क्या है, कैसे है और किस तरह से लेके चलेंगे। और लाइक यू कैन से डैट इम्पोर्टेंट एरिया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सारे किन आइटम्स का नाम लेंगे, FTR की। FTR क्या होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा कुछ हमने क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की टैक्स रेजीम्स जो हैं वो होती हैं। और हमने देखी भी थी कि NTR क्या होती है, हमने इसको बड़ा तफसील में जो है डिस्कस किया था। NTR क्या है। फिर जब हम कैपिटल गेंस पढ़ रहे थे, कैपिटल गेंस में हमने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के आइटम्स भी डिस्कस की थी ना। अब हम FTR की आइटम्स डिस्कस करने लगे हैं कि FTR क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे, क्या है, कैसे है। इसको FDR भी कहते हैं, इसको PTR भी कहते हैं। PTR स्टैंड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम। क्या कहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम जो है, इसको हम कह रहे होते हैं। अब FTR क्या होता है, क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक ऐसी इनकम्स हैं, कुछ स्पेसिफ़िक आइटम, कुछ स्पेसिफ़िक ऐसी इनकम्स हैं, या कुछ स्पेसिफ़िक आपकी ऐसी आइटम्स हैं जिनके हम अर्न तो करते हैं, लेकिन जब हम अर्न करते हैं, जब हमें वो अमाउंट पे की जाती है, तो हमेशा उनमें से टैक्स जो है वो क्या कर दिया जाता है, विद हेल्ड कर दिया जाता है। टैक्स क्या किया जाता है, टैक्स विद हेल्ड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई अमाउंट जो है वो पकड़ी है, पैसे कमाए हैं वो हैं जी 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया जो है वो मैंने अर्न किया। अब इसमें से टैक्स जो है वो मैंने क्या कर लेना है, लेस करवा देना है 10%। तो वो 10,000 जो टैक्स है मेरा डिडक्ट कर लेंगे। और मुझे एक्चुअल में कितनी पेमेंट वसूल होगी, मुझे एक्चुअल में पेमेंट जो है वो वसूल होगी 90,000 रुपया। वो कहेंगे कि इनकम आपकी 1,00,000 रुपया थी, लेकिन हम आपका 10,000 रुपया टैक्स जो है वो डिडक्ट कर रहे हैं, और आपको रिमेनिंग कितनी पेमेंट कर रहे हैं, आपको रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 90,000 कर रहे हैं। जो इस मोड में हम पैसे कमाते हैं, जो इस हम मोड में अर्निंग कर रहे होते हैं, वो सारी हमारी किसका पार्ट बनती है, FTR का पार्ट जो है बन रही होती है। मतलब ये वो इनकम्स हैं, मतलब जो भी इस रजीम में फॉल करेंगी। जब भी हम वो इनकम अर्न करेंगे, जब भी हम वो कमाई करेंगे, तो उसमें से टैक्स जो है वो हमेशा क्या होगा, हमारा विदहेल्ड होगा। हमें टैक्स काट के क्या मिली जाएगी, अमाउंट जो है वो पे की जाएगी। और जो ये टैक्स विदहेल्ड होगा, ये टैक्स जो विदहेल्ड होगा, ये हमारा फाइनल होगा। ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल फाइनल है, ये फुल एंड फाइनल है, इसमें से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। ये टैक्स फाइनल है, इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हम नहीं करवा सकते। ना तो ये टैक्स, ना तो ये इनकम, सब फीचर्स जो है, ना ये इनकम जो है उसमें से कोई लॉस लेस हो सकता है, ना इस इनकम में से कोई किसी किस्म का डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकता है, नहीं अलाउ। ना ही ये टैक्स जो है वो किसी रिबेट से रिड्यूस हो सकता है। मतलब इसमें कोई भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हमें अलाउ नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो हमें इसमें अलाउ नहीं है। जो हमारी इनकम होगी वो क्या होगी, वो फुल एंड फाइनल होगी। उसमें कोई चीज़ एडजस्ट नहीं हो सकती, कोई अमाउंट उसमें से एडजस्ट नहीं हो सकती, कोई रिबेट, कोई टैक्स क्रेडिट, कोई डिडक्टेबल अलाउंसेस, कुछ भी लेस नहीं हो सकता। इवन इवन ये वो अमाउंट होगी, ये वो इनकम होगी जिसको जब हम अर्न कर रहे हैं, तो इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का एक्सपेंस भी अलाउ नहीं है, कोई ख़र्चा भी हम अलाउ नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जो हमें मिलेगी, जो हमारी ग्रॉस इनकम होगी, हम उस ग्रॉस इनकम को पकड़ेंगे और हम उस ग्रॉस इनकम को ही क्या करेंगे, अपनी इनकम कंसीडर कर लेंगे कि ये हमारी इनकम है, ये ग्रॉस इनकम है और ये हमारी इनकम है। और इसके ऊपर फिर जो टैक्स होगा वो टैक्स हमारा कट जाएगा और जो पे हो जाएगा वो टैक्स मेरा फुल एंड फाइनल होगा। इसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती।
वो तमाम इनकम जो इन रूल्स में फॉल कर रही हैं, जो इस क्लास में फॉल कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एफटीआर की इनकम कह रहे होते हैं। और ये जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये मेरे क्या कहलाते हैं, ये मेरे एफटीआर कहला रहे होते हैं। फाइनल टैक्स रजीम हम इसे लेके चल रहे होते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं, क्या कि ये जो इनकम एफटीआर की होती है, इसको हम बिल्कुल सेपरेट लेके चलते हैं, बिल्कुल हम इसको अलग लेके चलते हैं। इसका टैक्स बिल्कुल सेपरेट होता है और वो टैक्स कभी भी एडजस्ट जो है नहीं हो सकता। उस टैक्स में कभी भी किसी किस्म की एडजस्टमेंट वगैरह जो है वो पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते। फिर इसमें से कोई किसी किस्म की रिडक्शंस वगैरह अलाउ नहीं है। ये नहीं होगा कि जी मैंने 1000 रुपये की इनकम कमाई है, मेरे 20 रुपये खर्चा हो गया है, 20 रुपये खर्चा लेस करवा दो तो मेरी इनकम जो है 980 है। ये कभी भी नहीं हो सकता। फिर इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का रिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, इस अमाउंट में से कोई किसी किस्म का लॉस लेस नहीं हो सकता। अब ये अमाउंट पे हम टैक्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल टैक्स बनता है 100 रुपया, ये टैक्स में से कोई किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकता। फिर अगर इसमें से हमें कोई रिफ़ंड वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगा, जो टैक्स है वो हमारा पे हो गया, वो हमारी असेसमेंट जो है वो फुल एंड फाइनल बनती है एंड एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज, और हमारी कोई किसी किस्म की इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। इसे हम क्या कहते हैं, एफटीआर कह रहे होते हैं। और ये मेरी फाइनल टैक्स रजीम का आइटम जो है वो कंसीडर हो रही होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, कौन कौन सी इनकम आती हैं? डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, कमीशन एंड ब्रोकरेज, रॉयल्टी, एक्सपोर्ट्स, प्राइजेस, विनिंग्स, लॉटरी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ऑफ नॉन रेजिडेंट्स वगैरह जो हैं, ये सारी किसका पार्ट बन रही होती हैं, एफटीआर का। अब इसमें से कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, डिविडेंड हमारे सिलेबस का पार्ट है, प्रॉफिट ऑन डेट हमारे सिलेबस का पार्ट है, रॉयल्टी सिलेबस का पार्ट है, और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ये जो हैं किसका पार्ट है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनको हम देखेंगे। आप जाते हैं फ़हद मुस्तफ़ा के शो में और आप डांस करते हैं, बाइक लेके आते हैं, डेट इज़ योर इनाम, वो भी उस पर टैक्स होगा एफटीआर के मुताबिक। कोई प्राइज़ निकल आता है, कोई लॉटरी निकल आती है, आप जंग अखबार में क्रॉसवर्ड पजल्स जो हैं वो करते हैं, वो जीत जाते हैं, डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर इनकम फ्रॉम एफटीआर। हम उसके एफटीआर में लेंगे और उसका आप टैक्स पे करेंगे, आफ्टर टैक्स जो है वो ले लिया जाएगा। अब जो हम सिलेबस का पार्ट है हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड किसे कहते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। डिविडेंड किसे कहते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक डिविडेंड है जो अकाउंटिंग में मेंशन है। एक डिविडेंड क्या है जो किस में मेंशन है, अकाउंटिंग में मेंशन है। अकाउंटिंग में डिविडेंड का मतलब क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स। क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहला रहा होता है। हमें पता है कि हमारे पास आप लोग पढ़ के आ चुके हुए हैं कि हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग कह रहे होते हैं। और कंपनी क्या करती है, कंपनी इन रिटेन्ड अर्निंग में से प्रॉफिट्स जो हैं वो दे रही होती हैं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास है जो अप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, उसमें से क्या होती है, अपने जब शेयर होल्डर्स को अमाउंट दे रही होती है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। सिंपल इज डैट केस के जो कंपनी है, जो कंपनी है, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को, कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को कोई चीज़ तकसीम कर रही है अपने मुनाफे से, अपने मुनाफे से जो उसने रखा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये तो अकाउंटिंग में है। अब टैक्स में डिविडेंड एक्सप्लेन है। टैक्स में डिविडेंड क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें, वो कहता है जी इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन करेगा, बाय अ कंपनी, कौन, कंपनी, किसको, अपने शेयर होल्डर्स को, किसको करेगा, शेयर होल्डर्स को, आउट ऑफ देयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, किसमें से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग,
जो सारा उसने प्रॉफिट जो है अपने पास जमा किया हुआ है लॉसेस से बचने के लिए, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिज़नेस को लिए एसेट्स लेने के लिए, वो जो सारा उसने अपने पास प्रॉफिट रखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। तो बेसिकली क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। किसको की जाएगी, शेयर होल्डर्स को। कौन करेगा, कंपनी करेगी। किस में से करेगी, अपने शेयर होल्डर्स में से, अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कर रही होगी। अब सवाल ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ आता है। डिस्ट्रीब्यूशन है तकसीम करना। ये तकसीम करने में क्या कुछ आएगा, तकसीम करने में क्या कुछ आएगा वो हमने देखना है। सिर्फ कैश नहीं होगा, बिकॉज टैक्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी हमने क्या कर दी है, वास्ट कर दी है, बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, देखें कि अगर कंपनी, सुने ये कंपनी है, आपने जब भी देखना है मैं लाइन पढ़ूंगा तो आपने इस डब्बे को, ये कंपनी है, और आपने इस शेयर होल्डर को, ये बंदे को देखना है कि कंपनी किसको दे रही है, बंदे को दे रही है। क्या, अगर वो अपने शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर है गल्ला, ये हमारे पास है गल्ला, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मटका है, और रिटेन्ड अर्निंग है, इसमें पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है। वो क्या कर रही है, इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से अगर वो अपने शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे दे, डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे दे, ये भी डिविडेंड है। अगर कोई कंपनी अपने एसेट्स दे रही है शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को, किसको, शेयर होल्डर को अपने एसेट्स दे रही है, जिसमें कैश भी शामिल है, पैसा भी शामिल है, ये भी क्या है, डिविडेंड। कंपनी, एक शेयर होल्डर आता है, उसको अपनी इन्वेंट्री दे देती है, इन्वेंट्री एसेट है, डिविडेंड है। कंपनी कैश दे रही है, डिविडेंड है। यह कंपनी अपना कैपिटल रिड्यूस करती है, कंपनी ने पहले शेयर इशू किए हुए थे 1 लाख, कंपनी 20,000 शेयर जो है वापस ले लेती है। जब वापस लेती है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, जो एक्स्ट्रा पेमेंट की जाएगी शेयर होल्डर को, वो भी क्या है, डिविडेंड है। फिर उसके अलावा फॉरेन कंपनीज, कौन सी, फॉरेन कंपनीज, गैर मुल्की कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रॉफिट कमाती हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट आया, उसने उस प्रॉफिट में से टैक्स जो है वो पे किया, तो उसका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। वो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है, वो जो उसकी पेरेंट कंपनी बैठी हुई है, जिस मुल्क से ओरिजिनेट कर रही है, वो क्या करती है, वो प्रॉफिट उसको दे देती है। ये जो उसकी ब्रांच जो पाकिस्तान में काम कर रही है, उसका प्रॉफिट अपने पेरेंट कंपनी को देना, ये भी क्या होती है, डिविडेंड कहलाता है। उसके बाद है, ध्यान से पढ़िएगा, अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी, कौन, प्राइवेट कंपनी, ऑन बिहाफ फॉर बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर। ये प्राइवेट कंपनी वो है जो अंडर कंपनी एक्ट 2017, कौन सी, जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक प्राइवेट कंपनी है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, टैक्स के मुताबिक नहीं। टैक्स के मुताबिक हमने प्राइवेट कंपनी पढ़ी, वो जो पब्लिक कंपनी नहीं होती, वो वाली की बात थी, जो कंपनी लॉ के मुताबिक प्राइवेट कंपनी है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है जिसके नाम के आगे ABC प्राइवेट लिमिटेड जो भी लिखा हुआ है, अगर वो अपने शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर के फ़ायदे के लिए, उसके लिए कोई खर्चा कर दे, तो वो भी क्या होगा, हमारा डिविडेंड कंसीडर होगा। शेयर होल्डर है, उसके घर की छत डाल दी है, शेयर होल्डर उसको रोटी खिला दी है, शेयर होल्डर है, उसको लोन दे दिया है, शेयर होल्डर से गाड़ी के टायर चेंज करवा दिए हैं, शेयर होल्डर के बच्चे की फ़ी पे कर दी है, शेयर होल्डर को AC लेके दे दिया है, शेयर होल्डर को मोबाइल लेके दे दिया है, उसके बेनिफिट के लिए शेयर होल्डर के बिहाफ पे खर्चा कर दिया जाएगा, वो भी क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर होगा। शेयर होल्डर की जिम की फ़ी पे कर दी है, उसे क्लब की फ़ी पे कर दी है, उसे गाड़ी का टोकन टैक्स पे कर दिया, ये भी क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर होगा। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी, दोबारा इसको सही कर लीजिएगा, बुक में भी मेरे ख्याल से गलती होगी, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, कौन सी, कंपनी एक्ट के मुताबिक, प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे, ये एडवांस, ये कंपनी है, इस कंपनी ने अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दिया, क्या दे दिया, लोन दे दिया, कर्जा दे दिया, रिमेंबर ये लोन, ये कर्जा भी क्या कहलाएगा, डिविडेंड। क्यों, आप कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन देगी, बेशक लोन वापस मिलना है, बट ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड ही कहला रहा होगा। और कल को जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, लिक्विडेट का मतलब क्या है, ख़त्म हो जाना,
ख़त्म होती है तो वो एसेट्स बेच के मालिकों को पेमेंट करती है। जो अपॉन लिक्विडेशन पे किया जाएगा वो भी क्या कहलाएगा, आपका डिविडेंड कहला रहा होगा। तो सिर्फ कैश देना, सिर्फ अमाउंट ट्रांसफ़र कर देना, सिर्फ रकम दे देना, दिस इज़ नॉट अ डिविडेंड एट ऑल। इसके अलावा ये सारी तकसीमें भी आ रही हैं, ये डिवेंचर्स इसमें आ रहे होंगे, एसेट्स आ रहे होंगे, रिडक्शन ऑफ कैपिटल आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा, आपने शेयर होल्डर के बेनिफिट पे अमाउंट स्पेंड कर दी है, उसको लोन दे दिए हैं, लिक्विडेट करा दिया है, ये सारा कुछ जो है वो डिविडेंड होगा। ये सारा कुछ जो है वो डिविडेंड होगा। अब सवाल है डिविडेंड कितना हो सकता है, जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। आपकी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जितनी लिमिट है उतनी अमाउंट तक की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या कंसीडर होगी, आपका डिविडेंड कंसीडर हो रही होगी। ये आपके सामने है, इसको रीड कर लें, स्क्रीन पॉज करके समझ आई कि इसमें क्या है। और इसको याद रखने के लिए ये DARFALL ये याद कर लीजिएगा, आपको ये डेफिनेशंस में याद हो जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कुछ आता है। क्यों भाई, क्लियर है? ज़्यादा अच्छा मैं टेक्स्ट कराता हूँ कि R1 कराता हूँ? मैं तो आज खुद कंफ्यूज हूँ, बताएं हाँ ज़रा। आज जो मैंने R1 में डिस्क्लोजर करवा दी है ना, आज जो मैंने R1 में डिस्क्लोजर करवा दी है, मेरे ख़्याल से उस डिस्क्लोजर के बाद ना कोई बच्चा कहे जी मुझे FR1 का डिस्क्लोजर नहीं आता, मेरे से सवाल होता नहीं है, मैं उसको गोली मार दूँगा मजाक के अलावा। जितना आसान करवाया ना डिस्क्लोजर। हम 8 मिनट के बाद ना 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसने नमाज़ पढ़नी है पढ़ ले, ठीक है? बस यार क्या कह सकते हैं, आयरनी ये है कि आई डोंट हैव ना एम्बेसडर्स नहीं है ना मेरे, सो डैट्स वाई। लास्ट सेशन में जितने बच्चे पढ़ाए हैं, उससे लास्ट में जितने पढ़ाए हैं, जितने हर सेशन में फ्री में रिविजन्स में जितने बच्चे अकोमोडेट कर रहा हो, तो मैंने आज तक किसी बच्चे को नहीं कहा फ्रॉम द पास्ट, यू कैन से डैट 2020 से लेके अभी तक 4 साल होने वाले हैं, किसी बच्चे को आज तक नहीं कहा कि यार जाके ये देखो ये फेसबुक पे है, ये मेरे हक में कमेंट कर देना ना, कभी किसी को नहीं कहा। स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया, कुछ नहीं कहा उसको कि जाके मेरे हक में ये कर दें वो कर दें ये ना। इस अटैम्प्ट में भी जो रिज़ल्ट आया है इसमें तकरीबन 300+ बच्चे पास हुए हैं टेक्स्ट के R1 के। 300 बच्चा मुंह से कहने की बात है,
टैक्स R1 के पास हूँ मैं। आप उनमें से किसी बच्चे को पूछ लें, किसी को मैंने कहा यार नहीं मेरी मार्केटिंग कर दो यार, ये है वो, भाई मेरे एम्बेसडर्स नहीं है, मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं आता हूँ, पढ़ाता हूँ, पेपर पास करवाता हूँ, चला जाता हूँ। उसके बाद बच्चे मुझे याद करते हैं, जब उनकी इंडक्शन हो रही है उतने सारे वो रेफरेंस दे देंगे, मैं रेफरेंस नहीं देता। यहाँ जब जिसका टैक्स का इंटरव्यू होता है ना, सर वो टैक्स का इंटरव्यू है, तब बता दें क्या करना है क्या नहीं करना, बस मैं किसी को नहीं कहता। तो मेरे ना वो सो कॉल्ड ना एम्बेसडर्स नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो फील्ड है इतनी हमने गंदी कर दी हुई है कि इसमें एम्बेसडर्स ही भरे हुए हैं। बच्चों का अपने अपने 100 150 रुपये में 500 रुपये में क्या किया होता है, नुकसान कर रहे होते हैं। अब चूँकि मैं पब्लिकली जो है थोड़ा ज़रा एक्सपोज हो जाता हूँ। अभी मैं बताता हूँ आपको, प्लान करता हूँ कि ईद तक तो बच्चों ने सीरियस होना नहीं है। ईद तक तो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा ये पोस्ट बैच है टैक्स का, ईद की छुट्टियों तक मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो 15 जून तक ना मैंने आप लोगों का इनकम फ्रॉम बिज़नेस जो है वाइंड अप कर देना है। ईद की छुट्टियों में मैंने आपको कुछ ना कुछ लेक्चर वीडियो दे के भेजना है। मतलब यू कैन से डैट मेरी कोशिश है कि जो 10 जुलाई वाला वीक है ना, बेशक मुझे संडेज ऑन करने पड़े, वट एवर जो भी करना पड़े, मुझे 10 जुलाई वाले वीक में मतलब 9-10 मुहर्रम से पहले पहले आपका सिलेबस विद सेल्स टैक्स ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ख़त्म करना है, ताकि आपके पास अगस्त का पूरा महीना जो है वो अवेलेबल हो। जिस बच्चे ने नमाज़ पढ़नी है पढ़ ले, हम नमाज के बाद कंटिन्यू कर लेते हैं, थोड़ा मैं बच्चों को गाइड कर लेता हूँ, ताकि जिस बच्चे ने अगस्त के महीने में तैयारी करनी है उसके पास पूरा महीना पड़ा हो, बिकॉज आपका पेपर जो है वो 7 सितंबर को है। तो मैंने हार्डली गया ना, जो मेरा प्लानर है बीच में मैंने संडेज़ भी ऑन कर लेने जून में जाके, और मैंने कोई 10 जुलाई तक सिलेबस वाइंड अप करना आप लोगों का। उसके बाद सिलेबस 10 जुलाई को वाइंड अप करने के बाद जो रिमेनिंग डेज़ होंगे जुलाई के, उसमें मैंने आपको फ्री तो नहीं करना, मैंने उसमें क्या करना है, आपको प्री प्लान्ड स्केड्यूल दे देना है कि यार ये टाइम है हमारा, इस टाइम पे इस चैप्टर के ये वाले पास पेपर जो हैं कर रहे हैं। तो मैंने आपको जुलाई के पूरे महीने में ना रिमेनिंग डेज़ में कोई 3 हफ्ते बनेंगे, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटेंसिव पास पेपर्स करवाने हैं टका के, ताकि एक दफ़ा सिलेबस आपने पूरा किया हो, दूसरी दफ़ा क्या कर रहे होंगे आप, पास पेपर्स जो हैं वो कर रहे होंगे। इवन मैंने उन्हीं दिनों में ना एक सुबह वाली क्लास में मतलब प्री बैच के साथ दोबारा सेल्स टैक्स भी करवा देना है आपको, मैंने वो भी कर देना है बीच में। तो मैंने तो ये करना है। और फिर मैंने अगस्त के महीने में इस दफ़ा 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक मैंने करनी है रिवीजन, 1.5 घंटा या 2 घंटे रोज़ का, 14 दिन 14 टेस्ट, और टिका के मैंने उस कहते हैं ना अपना इस दफ़ा जो मैंने प्लान किया हुआ है वो मैंने बेस्ट देने रिवीजन्स का। तो मैंने आप पोस्ट बैच वालों का जो हमारा शुरू हुआ 6 मई को, तो 10 जुलाई तक सिलेबस जो है वो मैंने आप लोगों का वाइंड अप करने, आपको एक दफ़ा सारे पास पेपर्स रिवीजन मोड में करवा के, आपको फ़्लो चार्ट्स दे के रिवीजन करा के मैंने 3 दफ़ा ना आपको करवा के अगस्त में फ्री करना है। और ये मैंने करके दिखाना है। इस दफ़ा थोड़ा लेट हो जाता हूँ बिकॉज सुबह मेरी पहली क्लास 9 बजे शुरू होती है, जो मैं 9 बजे शुरू नहीं करता, मैं उसमें भी लेट हो जाता हूँ। लेकिन उसके वो मेरी पहली क्लास होती है CMA-DC की होती है, उसके बाद बैक टू बैक क्लासेस 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 क्लासेस, मुझे तकरीबन जाके टाइम मिलता है 4:20 से लेकर 4:30 का 10 मिनट मिलते हैं, जिसमें मैंने अक्सर अपना ब्रेकफास्ट करना होता है, बिकॉज मैं घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके आता। मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जो है वो सारा कुछ जो है हो जाता है। तो उसमें फिर मैं R1 में 10-15 मिनट ना ऊपर ले जाता हूँ, बिकॉज मैं खा रहा होता हूँ। साफ सीधी बात है, मुझे सिर्फ दिन में वही टाइम मिलता है, वो कर आके फिर आपकी क्लास इससे थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो ये मैं कर रहा होता हूँ। तो मैंने आप लोगों का ये काम तो अभी करना है, ये काम मैंने आप लोगों का करना है। तो टैक्स का तो मैं इस दफ़ा आप लोगों को ना, अगर आप हो ना फिज़िकल मेरे सामने, तो मैं दरवाज़ा बंद करूँ और वो होता है ना कारी साहब वाला पाइप लेके खड़ा दूँ और आप लोगों को कुट कुट के पढ़ा के पास करूँ। बट ऑनलाइन है, आप लोग सीरियस होते नहीं, वरना आपको पास करवा दूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट जून में फिर हमारा 40 डेज़ का बैच भी आएगा, और वो मैं सही बताता हूँ बिकॉज आप में से मेजोरिटी बच्चे ऐसे हैं जो भी नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ ही नहीं रहे होंगे, अय्याशी कर रहे होंगे, ये बड़े कम सीरियस बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने अभी कोशिश की, काविश की कि यार जो बच्चे हैं ऐसे जो स्ट्रगलिंग हैं फाइनेंशियली तौर के ऊपर, नहीं कर रहे और पढ़ना चाहते हैं, रेदर देन यूट्यूब पे जाएं या पायरेटेड लेक्चर्स लें, आज मैं उनको लाइव फ्री में करवा सकता हूँ।
बिकॉज़ लाइफ की मेरे ऊपर कॉस्ट नहीं है। अभी जूम का लाइसेंस है, मेरे पेड बच्चे ही बैठे हुए हैं और फ्री वाले बच्चे ही बैठे हुए हैं, किसी में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। अभी तक मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसने सवाल पूछा मैं जवाब ना दूँ, मुझे पता भी नहीं है। वो कहते हैं जी रिकॉर्डिंग भी हमें फ्री में दे दें आप। देखिए रिकॉर्डिंग हमेशा पोर्टल पे आती है और पोर्टल की स्ट्रीमिंग कॉस्ट होती है जो कभी भी बाईपास नहीं हो सकती। लेकिन मैंने यहाँ पे कहा कि वो तमाम बच्चे जो R1 में टेक्स्ट में सफ़र कर रहे हैं आ जाएँ, ये टाइम है, लाइव क्लास लिया करें, पेपर पास करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कहा आप लोगों को, मतलब कोई बच्चा अभी जो उस एवेंजर्स वाले ग्रुप में आया है, अभी तक आप लोगों से किसी ने कोई 1 रुपये की भी डिमांड की है किसी भी चीज़ के लिए? अगर मैंने कोई लाइव क्लास करवाई है आपको भी लिंक आया है। अगर मैंने इवन लाइव क्लास को कोई एडिशनल क्वेश्चन दी है जो मैं लाइव नहीं करवा पाया, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल की है कि नहीं की है ना। तो मैं तो भाई इतना जुनूनी आदमी हूँ। अब इसी तरह से ना जून में मैंने ये कर देने, मतलब राइट आफ्टर ईद जब बच्चे सारे अपने लेक्चर पेंडिंग करा करू के बैठे होंगे और आई कैप की फीड दे चुके हैं, अब पेपर पास करना है ये या वो, फिर 40 डेज़ का बैच दूंगा, एक टेक्स्ट का और एक R1 का, जिसमें वही होगा कि भाई लाइव पढ़ना है फ्री में पढ़ लो, अगर पोर्टल चाहिए, टेस्ट की सपोर्ट चाहिए, उसकी नॉमिनल सी फ़ीस होगी। अब देखें टीए रखा हुआ है, उसकी सैलरी जाती है पर मंथ और वो बाउंड है सिर्फ और सिर्फ इनरोल्ड बच्चों को आंसर करने के। आपके टेस्ट सिर्फ इनरोल्ड बच्चों को चेक कर सकता है, जो फ्री वाले बच्चे हैं उसके वो चेक नहीं कर सकता, वॉल्यूम ज़्यादा है और वो जस्टिफाइड भी नहीं होगा। तो वो पोर्टल की और वो टेस्ट की वो 30 के करीब टेस्ट होंगे, उसकी एक नॉमिनल सी फ़ी होगी, पोर्टल टेस्ट रिकॉर्डिंग्स वगैरह की। लाइव जिसने पढ़ना पढ़े, मैं पूरे 40 दिन में टेक्स्ट जो है करवा दूँगा। लेकिन मैं इस दफ़ा आपको ये कह देता हूँ कि R1 के लिए कोई एक ऐसी चीज़ आएगी कि आपकी सोच है, अगर वो बंदा जो एक तो रेगुलर बच्चे मेरे साथ R1 पढ़ रहे हैं, अगर वो रेगुलर रहेंगे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी किस्म की भी। R1 का सिलेबस मैंने 31 जुलाई को सुकून से वाइंड अप कर देना है, हर चीज़ करवा के। उनको तो नहीं, वो जो रेगुलर नहीं हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते वो, उनके लिए इस दफ़ा R1 की मैं वो वर्किंग कर रहा हूँ जो जुलाई में आएगी। अगर वो 40-45 दिन उसको कर गए ना, मैं आपको रिटर्न श्योरिटी लिख के तो पास हो जाएंगे, अगर रिटर्न लिख के दे देता हूँ। द थिंग इज़ डैट बताता नहीं हूँ, कभी किसी को कहता नहीं हूँ कि यार जाएं मेरे बारे में मार्केटिंग करें, ये करें वो करें। लास्ट सेशन में ना लास्ट सेशन में मैंने तकरीबन 1200 मतलब फ्री वाले बच्चे जो है थे उनके तकरीबन रिविजन्स में कोई 2400 बच्चे को डील किया टेक्स्ट के R1 के फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरी लास्ट सेशन इतना बुरा था कि मेरे फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे, मेरे भतीजे का ऑपरेट था, मैंने घर शिफ्ट करना था, मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, मेरे फादर की सर्जरी हुई थी, उसके बावजूद वो लास्ट सेशन तो ना लग पता गया, धुएँ निकल गए। वो किया सारा कुछ सर्व किया, उससे पहले सेशन में इतना किया, तो मैं बच्चों को बड़ा करता हूँ। अभी लास्ट सेशन में उन्हें, उससे लास्ट सेशन में मतलब 2023 ऑटम 2023 की अटैम्प्ट में मैंने अपना नियर पेयर का फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया टेक्स्ट का। उस फास्ट ट्रैक में सिर्फ और सिर्फ उस अटैम्प्ट में कोई 2800 के करीब बच्चा था जो फ्री में पढ़ा था और जिसने फ्री में पढ़ के पास किया, और मुझे पता भी नहीं है उन 2800 बच्चों को मैंने कभी कहा भी नहीं है। तो मैं बड़ा चिल हूँ, आप लोग अभी आए हैं, आप बैठे हैं पढ़ें, अगर पेपर पास हो जाएगा जब मुझे नवंबर को आएगा ना मैसेज कीजिए मेरा पेपर पास हो गया, उसके बाद खलासी। मैंने तो आपको सितंबर के बाद मैसेज नहीं करना, ना आपको रिप्लाई करने हैं, बस आपका मैसेज का वेट करना है। नवंबर पे आ गया पेपर पास है, ओके अल्लाह हाफिज़, जाओ अगले खुद ही पेपर पास करो, अब मेरा और आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो भाई मैं ऐसा हूँ। लाइक लास्ट सेशन में अगर मैं अपने इनरोल्ड स्टूडेंट्स काउंट करूँ जो इनरोल्ड थे और जो फ्री के थे, रिवीजन से दाएँ बाएँ इधर से उधर से आए हैं, उन सबको काउंट करूँ तो यू कैन से डैट देयर वर 3000 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बंदा जो 3000 बच्चों को पढ़ा रहा है और उसमें से कोई 2400 के करीब फ्री में बच्चे हैं। अब आप खुद सोचें उसके लाइक अगर मेरे एम्बेसडर्स होते तो क्या तूफ़ान बदतमीज़ी माना था, है ही नहीं। किसी को मैं कोई कह नहीं सकता, ना मैं किसी को कहता हूँ। उल्टा मेरे ख़िलाफ़ ना प्रॉपर कंपेन चल जाती है। कंपेन इसलिए चलती है बिकॉज मैं काफ़ी लोगों के
इंटरेस्ट को जो है वो हिट कर देता हूँ। अभी देखिए ना, अभी फास्ट ट्रैक्स वगैरह आते हैं ये वो, तो मैं एंड पे रिविजन्स दे के हिट कर दूँ, मेरे खिलाफ कंपेन लग जाती है। अभी रिसेंट चंद से पहले आपने भी काफ़ी बच्चे कहते हैं जी आपको तो जस्ट कैफ क्वालिफाई है, किसी बच्चे ने कहा आपको तो कैफ भी क्वालिफाई नहीं है। मतलब जो मुझे मुझे मेरे बारे में जानते नहीं है, मेरे बारे में प्रॉपर मिथ्स फेमस की हुई है कि मैं मेरा कैफ क्वालिफाई है भाई, फाइनलिस्ट हूँ, इसी से फाइनलिस्ट हूँ, आखिरी पेपर रहता है, अगले हफ्ते मेरा पेपर है, क्वालिफाइंग अटैम्प्ट देने बैठा हूँ, CA फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन दूसरी है मेरे पास, APFA MBA कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसके अलावा सर्टिफिकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या मिथ है मेरे बारे में कि जी मेरा कैफ क्वालिफाई है। आप लोगों ने शायद सुना होगा, ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसा सुना है, किसी ने सुना? सुना ना आप लोगों ने? तो इतना लोग जो है ना नेगेटिव है। भाई मेरा सिंपल सी बात है, मैं एक ना बड़ी लोअर मिडिल क्लास से उठा हूँ और बड़ी लोअर मिडिल क्लास से उठ के आगे आया हूँ। तो मैं ना आप लोगों में ना अपना आप वो देखता हूँ जो आज से कुछ अर्सा साल पहले फ़रूक था ना, जिसके पास ना पढ़ने के पैसे थे, ना क्लासेस के पैसे थे, और स्ट्रगलिंग दौर था। मैंने लाइक अगर बात करूँ तो जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था फैक्ट्री में काम करना। मैं फैक्ट्री में एज अ हेल्पर के तौर पे काम करता था, सुबह से लेकर शाम तक काम करना, फिर शाम को जाना MD की तैयारी करनी। मतलब मैट्रिक से ही अपनी एजुकेशन खुद ही अफोर्ड करूँ। तो मुझे ना आप लोग नज़र आते हैं, और मुझे है यार कि अगर मैं एक प्रोसेस से निकल के आया हूँ ना, अब मुझे पता है सफ़रिंग क्या है, स्ट्रगलिंग क्या है। आप में से 90% बच्चों का ना मुझे पता है मेंटल साइकोलॉजी क्या होगी, घर के हालात देखते हुए यार पैसे नहीं है, कमाना है, अर्न करना है, पेपर भी पास नहीं हो रहा। आप लोगों की साइकी समझता हूँ। इसलिए मेरी बड़ी गुस्सा आता है कि यार जब आप लोगों के पास मौका है और मैं चाहता हूँ कि पढ़ लो, पास हो जाओ, जब आप लोग सीरियस नहीं होते ना, मुझे बहुत तप चढ़ती है। लिटरली मुझे बहुत तप चढ़ती है कि यार तुम लोग अपना मुस्तकबिल खुद तबाह कर रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम लोग कर क्या रहे हो। एक 6 माह सीरियस हो जाओ। वो कहते हैं सर देखें फी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने कहा भाड़ में जाओ, अफोर्ड नहीं कर सकते, ये टाइम है, आओ फ्री बैठ के पढ़ो, पास कर जो, कर तो जाओ। आप लोगों की स्टेज से मैं गुजर के आ चुका हूँ, इसलिए ना आप में से मेजोरिटी लोगों की साइकोलॉजी जानता हूँ। आप में से मेजोरिटी लोग वही हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे महीने का एंड काउंट होता है 20 तारीख के बाद कि यार पैसे नहीं है, ये चीज़ लेंगे, ये चीज़ नहीं लेंगे, बिल देख के परेशान है। मैं इसी क्लास से बिलोंग करता हूँ, शायद मैं इससे नीचे वाली क्लास से आया हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया, अल्लाह की सारी करम है। वो ले भी सकता है, वो दे भी सकता है, उसके आगे इंसान की कोई औकात नहीं है। मेरे में कोई इसमें नहीं था, सारा कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन मुझे एक प्रोसेस का पता है कि यार मैं भी इस स्टेज में था कि मैंने क्लास 9th में मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेडिकल स्टोर पे काम किया, फैक्ट्री में काम किया, ऑड जॉब्स की हुई हैं, यू कैन से डैट डिलीवरी बॉय की जॉब्स की हुई हैं, सेल्समैन की जॉब्स की हुई हैं, फैक्ट्री में एज अ हेल्पर के तौर पे काम किया हुआ है, फिर बेतहाशा ट्यूशन्स, कॉल सेंटर, सारा कुछ किया हुआ है। तो एक प्रॉपर ना चेन चली हुई है, पता है यार ये टाइम मैनेजमेंट तो सारा पता है। इसलिए मैं कहता हूँ यार आप लोग अगर आए हो ना, 1 डेढ़ साल सिर्फ यहाँ पर तसल्ली से लगा लो, इसको पास करो, फॉर्म्स में जाओ, चीज़ें सीखो, पैसे कमाओ। और कुछ नहीं, कैफ कर लो, कैफ की नॉलेज ले लो, साथ थोड़ी बहुत सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, क्विक बुक्स की, ज़ेरो की, इस ऐप की, ये सीख लो और जाके फ्रीलांसिंग शुरू कर लो। कुछ नहीं कर सकते तो MS एक्सेल सीख लो, MS ऑफिस सीख लो, ऑफिस पे जाके थोड़ा सा आप अपने आप को वो करो, एक्सेल के थोड़ा सा प्रोफिशेंट हो, जाके एक्सेल की सर्विसेज शुरू कर लो, डॉलर्स में कमाना शुरू कर दोगे। ज़िंदगी में कभी आपने अगर $1 भी अर्न कर लिया ना, फिर आप पैसे कमा लेंगे। मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ आप लोग करो, आप लोग खुद सीरियस नहीं है। मेजोरिटी ऑफ यू जो है वो सीरियस नहीं होते। तो एक ना मुझे प्रॉपर आप लोगों में ना मेजोरिटी हो, जब आप लोग जो कि अभी ऑनलाइन है मैं आप लोगों को नहीं देख सकता, बट मुझे आप लोगों का पता है, मेजोरिटी लोगों का पता है। क्लास जो होती है फिजिकल में उसमें देख रहा होता हूँ, बैठे होते हैं नॉन सीरियस हैं, इधर उधर देख रहे हैं और बाद में यार पेपर फेल हो गया, तो खुद सीरियस नहीं है। सीरियसनेस ना आनी चाहिए। तो आप लोगों को पता सारा मुझे,
तो ये सारा कुछ है, इसलिए मैं ना थोड़ा सा समटाइम्स रूड हो जाता हूँ कि यार क्या बदतमीज़ी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे गुस्सा आता है इस चीज़ का। लेकिन अगर आप कभी देखेंगे ना, अगर आप अभी आप लोगों के साथ में सख्त हूँ या आप लोगों की बेइज्जती कर देता हूँ या आप लोगों को सुना देता हूँ, जस्ट टू रियलाइज़ यू कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर सेल्फ। आपका पेपर पास हो जाएगा, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मेरे ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप पढ़े फेल हो फिर रीटेक लें, फिर रीटेक लें, मेरे पैसे आते जाएंगे। बट वो हराम के पैसे नहीं चाहिए मुझे। मेरा है कि भाई तुम लोग आओ, पास करो, आगे जाओ। हाँ, पीछे वाले बच्चों को बता देना कि यार उससे पढ़ के पास हो गया, उससे पढ़ लो पास हो जाएगा, ये बता देना, आगे जाओ, निकलो आगे। C5 में मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। C5 में मिलेंगे, C5 में मिलेंगे, उधर मिलेंगे ना। इसी सब्जेक्ट में CAF 2 में बार बार क्यों देखना आप लोगों को मैंने? तो ये मेरा बड़ा दिल करता है। तो मुझे ना मेरे अंदर ना एक वो है सख्ती का एलिमेंट कि यार क्या बदतमीज़ी है, क्यों नहीं पढ़ रही है। तो मुझे गुस्सा आता है। फिर मैंने असाइनमेंट सुबह भेजी है, बच्चे सर ये क्यों भेजी है आपने? मेरा दिमाग इतना गुस्सा आया कि यार एक तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए तुम्हें मैंने कुछ सवाल भेजे हैं, तुम वो करने की बजाय क्यों भेजी है? वो तो मैं अभी सोया हुआ था, ये मैंने करनी है। मैं कहा भाई तू ना कर, तू अल्लाह हाफिज़ जा, तू कर ही ना, तू अगले साल करी। तो ये मुझे गुस्सा आता है। बट ये गुस्सा है अप टिल सितंबर। पेपर देख के आए, रिजल्ट पास हो जाएगा, हम दोनों पार्टी करेंगे। आप आए लाहौर में, अगर लाहौर से बिलोंग करते हैं, आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ, आए। बट उससे पहले सितंबर तक तो आप लोगों को बेइज्जती करवानी पड़ेगी टका के। बिकॉज जब आप पेपर में बैठे हो ना, तो आपको वर्ड्स गूंज रहे हो कि यार ये ऐसे करना था, ये ऐसे करवाया था, ये इस तरह से था, वो पता होना चाहिए। मेरा मकसद आपको पेपर पास कराना है और आपको इतना पक्का कर देना है कि आप इतने फोकस्ड हो जाए कि आपके अगले पेपर भी पास हो जाए। बाकी जहाँ मर्जी जाएं, जिस मर्जी फॉर्म में जाएं, कुछ नहीं। मैं तो इस दफ़ा सोच रहा था कि अब मेरे पास स्किल्स हैं, मैंने फ्रीलांसिंग से अर्न किया हुआ है, आई हैव अर्न, इवन आई एम अर्निंग फ्रॉम अपवर्क एंड फ्रॉम ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स। तो दिल कर रहा है कि यार सितंबर में ना मैं ऐसे सेशंस रखता हूँ, आपको यूट्यूब पे फ्री पे सिखाता हूँ कि यार ये क्लाइंट्स हैं, इस तरह लेने हैं, इस तरह आपने जॉब्स पे अप्लाई करना है, उससे पहले ये स्किल सीखो, इतना स्किल सेट का लेवल होना चाहिए। आप लोगों के फ्री में पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो बनवा कर देता हूँ, आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के तौर पे काम लेके तो कि ये करें और चाहे सीखें, जाएँ कमाएँ, गोरों से लूटें, गोरों को ऑनलाइन कमाएँ। फिर मैंने कहा यार नहीं, आप लोग डी ट्रैक हो जाएंगे। अदरवाइज़ मैं सिखा सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इसी लेक्चर में मैं आपको रिटर्न फाइल करना सिखा दूंगा। जितनी आपको नॉलेज चाहिए, आपको नॉलेज हो, आप FBR का पोर्टल चला सकते हैं। तो ये सारा कुछ सिखा, मेरा दिल करता सिखाने को। मेरे अंदर ना एक कीड़ा है एक्सप्लेन करने वाला, क्या जो मुझे आता है हर एक को बताऊँ मैं। बट फिर मैं रुक जाता हूँ ताकि आप डी ट्रैक ना हो। खैर, ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच हो गई है। संदीप महेश्वरी पार्ट 2.0 हो गया था, प्रो मैक्स किस्म का। अच्छा, ये नमाज़ पढ़ लिया आप लोगों ने? अगर किसी ने कहा ना सर नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कहा था बेटा नमाज पढ़ लो, बाद में चलते हैं आगे। अच्छा, ये डेफिनेशन क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? आगे चलते हैं। ये लिखा हुआ है फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट डिविडेंड। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये है डिविडेंड की एक्सेप्शंस, कि क्या चीज़ डिविडेंड नहीं होगी, कौन सी चीज़ डिविडेंड नहीं होगी, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड में क्या कुछ आएगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिविडेंड में क्या कुछ नहीं आएगा ये इम्पॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग दैट, डिविडेंड में क्या कुछ आएगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिविडेंड में क्या कुछ नहीं आएगा ये इम्पॉर्टेंट है। पहला है लोन और एडवांस बाय अ प्राइवेट कंपनी इन्वॉल्व इन लैंडिंग बिजनेस। समझिएगा ज़रा, एक कंपनी है ABC ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या बना रही है? ABC कंपनी है और ट्रैक्टर्स बना रही है। क्या बना रही है? ट्रैक्टर्स। अगर ये ABC कंपनी है, ट्रैक्टर बना रही है और प्राइवेट कंपनी है, अगर ये अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दे दे, तो ये लोन क्या ट्रीट होगा?
डिविडेंड ही ट्रीट होगा। हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट वाज द पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी है, वो है जी ABC बैंक लिमिटेड, या कोई प्राइवेट बैंक है, या कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, या कोई प्राइवेट लैंडिंग फर्म है, क्या है? ABC बैंक प्राइवेट लिमिटेड, कोई प्राइवेट बैंक है। अब प्राइवेट बैंक का काम क्या है, उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? लोन देना, लोन लेना। देखिए, इसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? ट्रैक्टर्स बना के बेचना। इसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? लोन देना, लोन लेना। अगर किसी प्राइवेट बैंक ने अपने किसी शेयर होल्डर को लोन दिया, तो सर ये लोन लोन ही ट्रीट होगा, इसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। वो तमाम प्राइवेट कंपनीज जो मनी लेंडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, अगर वो लोन देती हैं तो इसको हम लोन ही ट्रीट करेंगे, इसको हम डिविडेंड नहीं कंसीडर कर रहे होंगे। ये पॉइंट क्लियर है? उसके बाद पॉइंट नंबर बी, देखिए जी, एक कंपनी है, वो है ABC प्राइवेट लिमिटेड। उसने लोन दिया 5 लाख का मिस्टर ए को, जो कौन है? उसका शेयर होल्डर है। कौन है? उसका शेयर होल्डर है। ये लोन लोन ट्रीट नहीं होगा, ये क्या ट्रीट होगा? डिविडेंड। क्या ट्रीट होगा? डिविडेंड ट्रीट होगा। जब डिविडेंड ट्रीट होगा ना, तो FBR वाले क्या करेंगे? कंपनी को रब्ता करेंगे, कहेंगे हाँ भाई, किसको दिया 5 लाख रुपया? जी शेयर होल्डर को। कैसा? लोन। कहेंगे लोन नहीं है, डिविडेंड है। इस 5 लाख का 15% पकड़ो, वो कितना बनेगा? 75,000 रुपया। वो हमें टैक्स जमा करवा दो। FBR वाले इस पर टैक्स लेके चले जाएंगे। हम पढ़ के आ चुके हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी अगर कोई लोन वगैरह देगी, तो वो क्या होगा? डिविडेंड ट्रीट होगा। ये क्लियर है ना? ये तो कहानी क्लियर है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। मसला ये है कि अब ABC लिमिटेड जो है प्राइवेट कंपनी, ये असल वाला डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। कहती है अल्लाह का पक्का वादा, मैं अब डिविडेंड ही दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ? डिविडेंड। ये डिविडेंड फॉर एग्जांपल देती है 7 लाख रुपया मिस्टर ए को। कितना देती है? 7 लाख रुपया। इसने असल वाला डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो हकीकी डिविडेंड था, और दिया मिस्टर ए को। इन्हें कहा मिस्टर ए को, भाईजान आपने हमसे 5 लाख का लोन लिया हुआ था, हम आपका बनता डिविडेंड 7 लाख का है। जो आपने हमसे लोन लिया था, हम वो लोन एडजस्ट करवा लेते हैं, हम आपको रिमेनिंग कितनी पेमेंट करेंगे? 2 लाख की पेमेंट करेंगे। देखें, ये जो पेमेंट सेट ऑफ हुई है ना, ये वाली पेमेंट जो सेट ऑफ हो गई है असल डिविडेंड से, जो एडजस्ट हो गई है, ये डिविडेंड नहीं होगा, ये डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। ये जो ओवर एंड अबव गई है, ये डिविडेंड है। ये जो अमाउंट असल डिविडेंड में से हमने लोन की मद में एडजस्ट कर ली है, उसको डिविडेंड नहीं मानते। वो अमाउंट जो हम लोन की मद में एडजस्ट कर लेते हैं असल डिविडेंड में से, वो डिविडेंड नहीं होता। लाइन है, सब्सिक्वेंट डिविडेंड इफ द पेमेंट इफ सेट ऑफ अगेंस्ट द लोन ऑलरेडी ट्रीटेड। के बाद में डिविडेंड दिया, उसमें से जो हमने लोन दिया था उसको हमने सेट ऑफ कर लिया, उसको एडजस्ट कर लिया, तो वो जो एडजस्टमेंट हुई है वो हमारा कंसिडर नहीं होगा। यही 2 एडजस्टमेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपको पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टेड है। ये 2 एक्सेप्शन, ये हमारे सिनेरियोज हैं जो उसने हमें क्या किए हुए हैं, पास्ट पेपर में पूछे हुए हैं। ओके, तो ये याद रखनी है। उसके अलावा जो भी हमारी पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, मतलब वो कंपनीज़ जो पाकिस्तान में तेल निकालने आई हैं, एक तो हमारी हुकूमत अवाम का तेल निकालने आई है ना, उनकी बात नहीं कर रही, वो तमाम फ़ॉरेन कंपनीज जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए आई हैं, अगर वो यहाँ पे काम कर रही हैं और अगर वो कोई आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वगैरह जो है अपने मुल्क से बाहर भेजती हैं, अपने मुल्क में भेजती हैं, तो वो भी कभी डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। उसके बाद जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, ख़त्म हो गई, या कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि हम अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपना कैपिटल क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं,
और आप आए, आप डिबेंचर्स वापस कर दें या अपने शेयर्स वापस कर दें, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे लेके पहुंच जाएंगे, जी हमें भी दे दें, हमें भी वापस कर दें। अगर कोई ऐसा बंदा जो कंपनी से अपॉन लिक्विडेशन पैसे लेने पहुंचा है, जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं था और उसका उस सरप्लस एसेट्स में हिस्सा नहीं था, उसको जो अमाउंट पे की जाएगी वो भी डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। जैसे एक बंदा है, वो कंपनी का क्रेडिटर है, मतलब वो कंपनी को उधार के ऊपर माल जो है देता है, क्या करता है, कंपनी को उधार पे माल बेचता है, और कंपनी ने उससे सामान लिया, कंपनी ने उसको सिक्योरिटी के तौर पे क्या पकड़ा दिया, डिबेंचर पकड़ा दिया, और कंपनी बंद हो गई। वो देखा भाई पैसे दो, पहुंच गया डिबेंचर्स लेके, उसने कहा ठीक है सबूत दो, उसने कहा ये डिबेंचर्स हैं, ये पकड़ो डिबेंचर, जो मेरी पेमेंट कर दो, इसको पेमेंट कर दी। अब ये बंदा इज़ नॉट एंटाइटल्ड, वो जब कंपनी बंद हो रही थी वो उसमें पेमेंट रिसीव करने के लिए वाजिब नहीं था, वैलिड नहीं था, एलिजिबल नहीं था, बट हो गया है, इसको जो अमाउंट पे की जाएगी ये भी डिविडेंड कंसीडर नहीं होगा। पहली दो इंपॉर्टेंट है और बाकी दो जो हैं ये आपकी रीड ओनली है। उसके बाद है रेट ऑफ डिविडेंड, पेपर में गिवन होंगे, पेपर में आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में रेट गिवन होंगे, पेपर में याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नॉर्मल डिविडेंड रेट है वो कितना है, 15% है। कितना है, 15%। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं IPPs, उसको अगर वो डिविडेंड पे करेंगी 7.5% है। उसके अलावा कोई ऐसी कंपनी जिसका टैक्स लॉस था या कैरी फॉरवर्ड था या एग्जेम्पशंस थी, उसकी वजह से उसका कोई टैक्स वगैरह नहीं आया और उसको सारा पे करना पड़ रहा है, तो उस पर कितना होगा, 25%। जो SPVs वगैरह हमारी बनते हैं, स्पेशल पर्पज़ व्हीकल वगैरह, अगर कोई रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या स्कीम वगैरह है उस पर 0% है। उसके अलावा किसी को पे करेंगे तो 35% है। और नॉर्मल डिविडेंड रेट कितना है, 15%। आपको सिर्फ कुछ याद नहीं करना, पेपर में अगर डिविडेंड गिवन होगा तो आपको रेट गिवन होगा, इसलिए आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है ये हमेशा आपको गिवन होंगे। अब सवाल है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आपकी रीड ओनली है, इस डेफिनेशन को भी याद नहीं करना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, जो रिजर्व्स पड़े हैं, वही हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंसीडर होता है। मतलब कहते हैं जी एनी रिजर्व दैट इज़ मेड फॉर होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस, रिडक्शन और एग्जेम्पशन फॉर ऑल प्रॉफिट्स, मतलब जो प्रॉफिट्स के लिए हमने अमाउंट रखी होती है वो क्या करेंगे, वो हम इसमें लेके आ रहे होते हैं। उसके अलावा हम क्या करेंगे, यदि कोई प्रॉफिट्स वगैरह जो है आपने रखे हुए हैं कि जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो लिक्विडेट होते हुए हम क्या करेंगे, हम उसको लेके चले जाएंगे, तो वो भी हमारी क्या होगी, वो भी हमारी डिविडेंड जो है वो कंसीडर हो रही होगी, वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा, सॉरी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कंसीडर हो रहा होगा। तो ये सिर्फ रीड ओनली है जैसे सवाल है कि यू आर अ टैक्स पार्टनर इन अ लोकल फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज्यूम करें आप लोग पार्टनर हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ये PRC के निब्बा निब्बी जो अभी भी उठ के आए हैं, ये मैंने क्या आपको उठा के फर्म का पार्टनर बना दिया, सड़क से उठा कर स्टार बना दिए। यू हैव बीन अप्रोच बाय सम ऑफ द क्लाइंट फॉर ओपिनियन ऑन द पॉसिबल टैक्स इम्प्लीकेशन ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन मैटर्स, ये कुछ मैटर्स हैं बताएं जी, आप लोगों से ओपिनियन, मतलब वो लोग जो घर में मशवरा दे घर वाले कमरे से बाहर निकाल देते हैं, वो लोग जो घर में सेकंड टाइम रोटी मांगे रोटी नहीं देते, अफ्तारी के वक्त जिनको सेकंड टाइम खजूर नहीं मिलती उससे मशवरा मांगा जा रहा है, क्या कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स, बताएं जी टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगी। कहता है जी इस तरह के सिनेरियो आते हैं डिविडेंड में से। ऑन 31 जुलाई 2019 नोबल प्राइवेट लिमिटेड रिसीव अ नोटिस फ्रॉम ऑफिस ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, उसको नोटिस मिल गया कि भाईजान टैक्स जमा कराएं 37,50,000 रुपये का, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन फॉर रुपीज़ 25 लाख, कितना लोन था, 25 लाख था, उसकी मद में हमें क्या करना है, आपने टैक्स जो है जमा करवाना है, विच वॉज प्रोवाइडेड बाय NPL, जो NPL ने दिया था अपने एक शेयर होल्डर को 31 दिसंबर 2018 को, और NPL के उस वक्त प्रॉफिट कितने थे, 20 मिलियन थे। पहली बात है ये सिनेरियो है, नोटिस आ गया है, बताएं जी क्या सही है क्या गलत है। पहली बात है कि प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी ने अगर लोन दिया है तो प्राइवेट कंपनी अगर लोन देगी तो वो लोन तो नहीं होगा, वो तो होगा हमारा डिविडेंड, वो क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा, बात तो ठीक है।
अब असूल ये है कि उस डेट पे जब हमने लोन दिया होगा, उस डेट पे जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे उतना ही हमने क्या करना है, डिविडेंड शुमार करना है। ये डेट थी, हमारे प्रॉफिट कितने थे, 20 मिलियन के थे। तो अगर हम 20 मिलियन के हमारे प्रॉफिट्स थे, अगर हमारा डिविडेंड मैक्सिमम इतना ही शुमार होगा, 20 मिलियन का अगर हम 15% लें, 20 1 2 3 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये कितना होगा, 30 लाख। कितना बनता है, 3 मिलियन। तो हमारे हिसाब से, हमारे नहीं लॉ के हिसाब से कितना बनता है टैक्स, 3 मिलियन। इससे कितना आ गया, 37,50,000। तो हम कह देंगे कि भाईजान ये नोटिस तो गलत है, हम इतना टैक्स पे नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि ठीक है, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा हम उतना ही डिविडेंड मानेंगे, लेकिन उसके ऊपर रेट लगाएंगे और टैक्स हमारा कितना बनेगा, 3 मिलियन बनेगा। तो हम 3 मिलियन जो है आपको पे कर देंगे, 37,50,000 जो है हम पे नहीं करेंगे। तो ये जवाब जो है आपने लिखना होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये चीज़ ना, ये रूल्स हैं, और ये रूल्स आपने याद रखने हैं, ये रिमेंबर रखने हैं रूल्स के। रिमेंबर, अभी हम चीज़ पढ़ के आए हैं स्टार्टिंग में, FTR। रिमेंबर, FTR की कोई भी इनकम है, याद रखिएगा, FTR की कोई भी इनकम है, FTR की इनकम में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। FTR की इनकम में से कोई खर्चा लेस नहीं हो सकता। 1000 रुपये की इनकम कमाई है, 1000 ही रहेगी, 1 रुपये का भी एक्सपेंस अलाउ नहीं है। लेकिन होता ये है कि समटाइम्स जब कंपनी हमें डिविडेंड पे करती हैं, जब हमें कंपनी क्या करती हैं, कंपनी हमें डिविडेंड पे करती हैं, तो वो उसमें से ज़कात काट लेती हैं। वो ज़कात काट के और टैक्स काट के हमें नेट डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी कहती है जी डिविडेंड आपका 1 लाख रुपया था और मैंने आपकी 20,000 जो है वो ज़कात काट ली है, और कंपनी मुझे पे करती है 80,000 रुपया। अब रिमेंबर, जब मैं इनकम डिक्लेयर करूँगा, जब मैं इनकम डिक्लेयर करूँगा, मेरा डिविडेंड 1,00,000 रुपया ही होगा। मैं कहूँगा मेरा डिविडेंड इतना ही है, 1,00,000 रुपया। लेकिन जो ज़कात कटी है, मैं इस ज़कात को एज आ डिडक्टेबल अलाउंस के तौर के ऊपर क्या करवा लूँगा, क्लेम करवा लूँगा, लेस करवा लूँगा। और इस चीज़ को हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में जाके कैसे होती है, कैसे नहीं होती। ठीक है। अगर अच्छा, जिस बंदे ने आपका टैक्स काटना था, अगर वो टैक्स आपका गलत काट ले, कम काट ले, तो हम ज़्यादा पे कर देंगे जब रिटर्न जमा कराएंगे। अगर ज़्यादा काट ले तो जब हम रिटर्न जमा कराएंगे तो हम टैक्स को क्या कर लेंगे, एडजस्ट जो है वो कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, और ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। ये रूल जो है इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में कभी भी आ सकता है। वो है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आपको डिविडेंड पे करे, रूल क्या है, कोई फॉरेन कंपनी अगर आपको डिविडेंड पे कर रही है, उसका असूल क्या है। देखें, मैं सिर्फ समरी लिखी है, बुक में भी समरी है, क्या कि अगर वो कंपनी, फॉरेन कंपनी, अगर टैक्स काट रही है 15%, मतलब उन्होंने भी टैक्स काट के पे किया, तो आपका FTR का ही पार्ट बनेगा। अगर उस कंपनी ने टैक्स नहीं काटा तो आपका NTR का पार्ट बनेगा। सिंपल। देखिए, कहता है जी, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, आपने एक जी ABC कंपनी से पैसे लिए हैं, और ABC कंपनी जो है वो UK में है, और इस UK बेस्ड कंपनी ने इस इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स काटा है उसी प्रिंसिपल के तहत जो पाकिस्तान में है, मतलब 15%। तो हम किसका पार्ट बनाएंगे, इसको FTR का ही पार्ट बनाएंगे कि हमारे मुल्क में भी 15% टैक्स था, आपने भी 15% टैक्स काट लिया, FTR का पार्ट बनाएंगे। लेकिन अगर उस फॉरेन कंपनी ने, वो फॉरेन कंपनी जिसे डिविडेंड दिया है, उसने डिविडेंड इनकम पे पाकिस्तानी लॉस के मुताबिक टैक्स नहीं काटा, तो किसका पार्ट बनेगी, ये NTR का पार्ट बन रही होगी। किसका पार्ट बनेगी, NTR का। तो सिंपल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको नोट कर लेना कि जो भी मेरे पास फॉरेन कंपनी है, जो भी मेरे पास फॉरेन कंपनी है, अगर फॉरेन कंपनी टैक्स जो है वो डिडक्ट करती है, इफ़ द आंसर इज़ येस,
देन डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ माई FTR। अगर फॉरेन कंपनी जो है वो टैक्स डिडक्ट नहीं करती, इफ़ द आंसर इज़ नो, देन डिविडेंड विल बी अ पार्ट ऑफ माई NTR। और पास्ट पेपर में एक न्यूमेरिकल है, मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें डिविडेंड जो है हमारा किसका पार्ट बन रहा होगा, NTR का पार्ट बन रहा होगा। किसका पार्ट बन रहा होगा, NTR का पार्ट बन रहा होगा। एंड दिस इज द ओनली सिनेरियो इन विच डिविडेंड इज गोइंग टू बी ट्रीटेड इन द NTR। इज दैट क्लियर? तो ये समरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। हाँ जी, एडजस्ट कर लेंगे 2%। समझ आया? किसी को मुश्किल नहीं लग रहा अभी तक? अब हम देखते हैं डिविडेंड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी हमने पढ़े हैं इन रूल्स के मुताबिक। कहता है जी अब ये सारे सिनेरियोज जितने भी डिविडेंड के पॉसिबल हैं ना, ये सारे मैं आपको अभी करवा रहा हूँ ताकि डिविडेंड में पंगा ना पड़े। कहता है डिटर्मिन द अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। बताएं कौन सी अमाउंट हम डिविडेंड के तौर पर ट्रीट करेंगे। ओमेगा प्राइवेट लिमिटेड है, ओके। इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेल ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके। किसका काम कर रही है, खाद का। द कंपनी हैज़ एक्सटेंडेड लोन ऑफ ₹2.5 मिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर ऑन 30 जून। कितने का लोन दे दिया है, 2.5 मिलियन का लोन दे दिया किसको, अपने शेयर होल्डर को। कब, 30 जून 2021 को। उस वक्त कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे, 1.8 मिलियन। अभी हम पढ़ के आए हैं जितने हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे हम उतना ही डिविडेंड मानते हैं, तो मेरा डिविडेंड कितना कंसीडर होगा, 1.8 मिलियन जो है ये मेरा डिविडेंड कंसीडर होगा। और इसके ऊपर 15% टैक्स जो है वो पे कर दिया जाएगा। तो डैट इज़ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो हम क्या कर रहे होंगे, ट्रीट कर रहे होंगे। गॉट इट? उसके बाद है जी रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल। सर रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन RBI's ब्रांच इन द पाकिस्तान ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू इट्स हेड ऑफिस इन द नेदरलैंड। जो उसकी RBI की ब्रांच पाकिस्तान में काम कर रही है, जो प्रॉफिट भेजेगी तो उस पर क्या ट्रीटमेंट होगा। कहता है जी रॉबिन पेट्रोलियम इंटरनेशनल अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन नेदरलैंड, कंपनी डेनमार्क नेदरलैंड की है, इज़ ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एज अ ब्रांच, पाकिस्तान में एज अ ब्रांच के तौर पर काम कर रही है। RBI हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द GOP which RBI has been given the right to explore and produce crude oil and natural gas in the specified area of Sindh and Balochistan। भाई सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर कोई कंपनी जो पेट्रोलियम एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए है, अगर वो पाकिस्तान में काम कर रही है, वो जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट रेमिट करेगी अपने हेड को, अपने पेरेंट को, उसको हम डिविडेंड नहीं मानेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये जो थर्ड एक्सेप्शन है, रेमिटेंसेज ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बाय अ ब्रांच ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, ये एक्सेप्शन में आती है, इसको हम डिविडेंड नहीं मान रहे होंगे, तो ये डिविडेंड नहीं आएगा। डन। उसके बाद है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस एडवांस और लोन टू अ शेयर होल्डर बाय अ प्राइवेट कंपनी वुड बी ट्रीटेड एज डिविडेंड विद रेफरेंस टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर 2 लाइनें, सिंपल सी बात है, 2 लाइनें। कौन सी, अमाउंट एक्सपेंडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स शेयर होल्डर और लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर से हम क्या मानेंगे, इसको हम डिविडेंड मान रहे होंगे। ये 2 बातें लिखनी है, 2 लाइनें, नंबर पूरे मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद है सवाल देखते हैं जी। रिक्वायरमेंट है हाउ मच अमाउंट रिसीव बाय शिवानी ग्रुप इज डिविडेंड। शिवानी ग्रुप को कितने डिविडेंड हम कंसीडर करेंगे। कहता है रोज कंपनी लिमिटेड हैज़ अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 मिलियन। कितना कैपिटल है, 5 मिलियन का। 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। ऑन 30 जून 2001 द कंपनी बैलेंस शीट शोज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ ₹1.5 मिलियन।
इतना उसका प्रॉफिट है। लास्ट ईयर कंपनी ने रिजर्व 1 मिलियन के भी क्रिएट किए थे, तो 2.5 मिलियन के उसके रिजर्व हैं टोटली। कंपनी लिक्विडेट हो गई है, कंपनी खत्म शुद्ध हो गई है, मंगल बुध खत्म शुद्ध। ऑफिशियल लिक्विडेटर रियलाइज 6.5 मिलियन, सामान समून बेचा है, कितने पैसे मिले हैं 6.5 मिलियन, और उसने कहा है हम शेयर होल्डर्स को 13 रुपये पर हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सामान समून बेच दिया है, ऐलान कर दिया हमने, कंपनी बेच दी है कबाड़िए को। अब जिसके पास शेयर लेता है हम पर शेयर क्या करेंगे, 13 रुपीज़ की पेमेंट कर देंगे। शिवानी ग्रुप के पास कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। अब देखें शिवानी ग्रुप को पेमेंट होनी है 13 के हिसाब से। इसने शेयर कितने का लिया था, 10 रुपये का। कितने शेयर हैं इसके पास, 2 लाख है, तो क्या आंसर आएगा 6 लाख। ये जो 6 लाख इसको एक्स्ट्रा मिला है, इजाफे मिला है, ये शिवानी ग्रुप के लिए क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहला रहा होगा। अब इस पॉइंट से रिलेट कर रहा है ये आखिरी पॉइंट, क्या था कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, जब कंपनी ख़त्म हो रही है उस वक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है वो भी हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। तो ये मेरा इसका जवाब बनता है, 6 लाख रुपया जो है वो क्या होगा, शिवानी एंड कंपनी के लिए डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद ये सवाल देखें, ये मार्च 8 में भी आया हुआ है, मार्च 14 में भी आया है, मार्च 19 में। मैं आपको पास पेपर साझा कराता हूँ। आप लोगों को लगता है शायद हम पास पेपर अलग कर रहे होंगे, बट मोस्ट ऑफ द पास पेपर जो हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम साथ साथ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, रेफरेंसेस की फॉर्म में हमने क्या किए होते हैं, पास पेपर जो हैं साथ साथ किए होते हैं। अब ये सारे के सारे आपको पास पेपर जो है वही करवा रहा हूँ बीच में, ठीक है। कहता सर्टेन टाइप्स ऑफ पेमेंट बाय अ प्राइवेट कंपनी टू देयर शेयर होल्डर कैन बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई पेमेंट वगैरह कर रही है तो वो डिविडेंड है। स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल एंड एक्सेप्शन, बताएं कब डिविडेंड होगा और कब डिविडेंड नहीं होगा, दोनों पूछे। अगर सिंपल सी बात है, ये 2 लाइनें हमें बताएंगी कब डिविडेंड होगा। ये क्या करेंगी, ये हमें बताएगी कब डिविडेंड होगा, और ये 2 लाइनें हमें बताएंगे कब डिविडेंड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कह देंगे इस सवाल के जवाब में कि अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए कोई अमाउंट स्पेंड करती है वो डिविडेंड है, कोई प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को लोन देती है वो डिविडेंड है। ये 2 डिविडेंड की बातें होगी। डिविडेंड कब नहीं है कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने, जिसका काम है मनी लैंडिंग बिजनेस है, अगर उसने कोई लोन दिया तो वो लोन ट्रीट होगा, वो डिविडेंड नहीं होगा। उसके अलावा अगर किसी कंपनी ने सब्सिक्वेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और उसमें से उसने वो लोन की अमाउंट एडजस्ट कर ली है तो वो भी हमारा डिविडेंड ट्रीट नहीं होगा। तो 2 बातें डिविडेंड है, 2 बातें डिविडेंड नहीं है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हैज, अब कंपनी किस पे काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में। ओके, decided to provide loan to one of its shareholder, explain the tax implication on the company as well as shareholder if the company, बताएं नहीं क्या होगा अगर कंपनीज एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी के तहत रजिस्टर्ड है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को लोन देगी तो वो लोन ट्रीट नहीं होगा बल्कि क्या ट्रीट होगा, डिविडेंड ट्रीट होगा, और उसके ऊपर 15% टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अगर वो कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मतलब अंडर कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो लोन देगी तो इसको हम क्या करेंगे, लोन ही कंसिडर करेंगे। इसमें लोन होगा और इसमें क्या होगा, हमारा डिविडेंड कंसिडर हो रहा होगा। गॉट इट? उसके बाद मार्च 12 का सवाल है, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव अ 3-year लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर शेयर होल्डर, एक्सप्लेन द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द कंपनी एज वेल एज शेयर होल्डर। भाई सिंपल सी बात है, प्राइवेट कंपनी है, दवाइयाँ बना रही है, उसे लोन अप्रूव कर दिया है, तो ये लोन ट्रीट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिविडेंड कंसीडर हो रहा होगा।
अगला सवाल मार्च 13 का है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डिविडेंड एज रेफर टू इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड के सारे डेफिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन की ये आपने लिखनी है कि डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी टू शेयर होल्डर है, उसमें डारफॉल शामिल होगा, ये सारा कुछ लिखेंगे, आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। ये वन एंड ओनली टाइम उसने पूछी है डेफिनेशन, उसके बाद उसने डेफिनेशन नहीं पूछी। फिर सवाल देखते हैं सितंबर 14 का, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज टू प्रोवाइड अ लोन ऑफ ₹5 बिलियन टू वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर फॉर द परचेज ऑफ हाउस। भाई कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड, किसको लोन दिया, शेयर होल्डर को, तो ये लोन कंसीडर नहीं होगा, बल्कि हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, ये हमारा डिविडेंड कंसीडर होगा। और इस 5 मिलियन के ऊपर 15% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कितना बनेगा 7.5 लाख रुपया जो है पे करना पड़ेगा। फिर सितंबर 18 का सवाल है, ऑन 25 अगस्त 2018 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू हैज़ इशू अ नोटिस टू राहत फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी को हाईलाइट कर लेते हैं, फूड्स का काम कर रही है। नोटिस है टू डिपॉजिट विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑफ ₹1950,000, कितना टैक्स पे करना है, 19,50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लोन, लोन की मद में कितना लोन है, 13 मिलियन गिवन टू मिस्टर नदीम अ शेयर होल्डर ऑफ RFPL, ये आपका एक शेयर होल्डर, इसको आपने लोन दिया, इसके ऊपर टैक्स पे करो। बाय ट्रीटिंग द अमाउंट ऑफ लोन एज अ डिविडेंड, क्या है, आप इस लोन को क्या ट्रीट कर रहे हैं, डिविडेंड ट्रीट कर रहे हैं। कंपनी को नोटिस मिला 30 अगस्त 2018 को, लेकिन RFPL कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक हमने लोन दिया था 25 मई 17 को, जब हमारे प्रॉफिट्स थे 12 मिलियन। अब हम पढ़ के आए हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स होंगे हम उतना ही डिविडेंड कंसीडर करेंगे। तो हमारे प्रॉफिट थे 12 मिलियन, 12 मिलियन के ऊपर आप लगाएं 15%, कितना बनेगा, डैट वुड बी 1.8 मिलियन। हम कहेंगे कि भाई हमारा डिविडेंड इतना होगा, हम आपको इतना टैक्स पे कर देंगे, जो आपने टैक्स डिमांड किया वो टैक्स हम आपको पे नहीं कर सकते, बिकॉज एट दैट टाइम हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.8 12 मिलियन के थे। इज दैट क्लियर, समझ आई?